नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज यहां पर देखेंगे लेक्चर नंबर 35 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन क्या करते हैं साथियों, हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको अंत में दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे रहे हैं। टॉपिक पर आएंगे उससे पहले एक सूचना आपके लिए है। संस्कृति आईएएस के द्वारा आप सभी को अगस्त सुपर सेल दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी 18 से 22 अगस्त तक रहने वाली है, यानी कि आखिरी तारीख जो है वो 22 अगस्त है। तो आपको थोड़ा सा तत्परता दिखानी होगी। देखिए, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल किए गए हैं। यहाँ पर अगर ऑफर देखें पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर तो देखेंगे तो आपको यहाँ पर बीपीएससी भी देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी का पूरा कोर्स जो है प्रीलिम्स मेंस फाउंडेशन का, वो केवल 12,999 में अभी ऑफर के दरमियान उपलब्ध है, अन्यथा ये 50,000 का पड़ता है। तो अभी आपको 50,000 नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग पीटी टारगेट बैच लेना चाहते हैं 71वीं का या आगे का भी, उनके लिए भी ऑफर यहाँ पर है। केवल 4,500 में एमपीपीएससी आरएएस का भी देखने को मिलेगा, यानी कि देख सकते हैं कि 60 से 75% तक का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद नामांकन कराइए, या फिर आप sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है इसको समझिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्रत्येक दिन कीवर्ड निकालते हैं किसी भी प्रश्न का, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए काम करना। हाल ही में जारी डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे डब्ल्यूटीओ के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात, यानी कि हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए, वैश्विक सेवा निर्यात पर भारत का स्थान कौन सा रहा है। यानी कि एक रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें वैश्विक सेवा निर्यात को लेकर के बातें की गई है और उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, कौन सा 5वां 7वां चौथा या फिर 10वां, ये यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए, पहली चीज तो है कि डब्ल्यूटीओ ने एक नवीनतम आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े में वैश्विक सेवा निर्यात को लेकर के बातें की गई है और उसमें यह बताया गया है कि किसी भी देश का वैश्विक सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए आप लोग, इंडिया का ये नोट कर लीजिए। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिया का 4.3% तक वैश्विक सेवा में हिस्सेदारी है। प्रतिशत के आधार पर निर्यात को लेकर के बात किया जाता है। अब जब ये परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, तो इसके आधार पर हमें क्या करना पड़ता है, रैंक निकाल करके यही रिपोर्ट बताया है। और उसमें अगर इंडिया का रैंक की बात करेंगे, रैंक की चर्चा अगर की जाएगी तो रैंक कहा गया कि ये जो है वह 7वें नंबर का है। मामला समझ में आ गया। यानी कि दो चीजें आपसे इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा 2-3 चीजें मैंने यही लिख दिया है। एक तो डब्ल्यूटीओ कौन जारी करता है, ये रैंक वैश्विक सेवा निर्यात का जो रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ, तो यही एक प्रश्न तो यही आ गया। क्या है वो, तो वैश्विक सेवा निर्यात है, भारत को लेकर के 4.3% हिस्सेदारी, और रैंक अगर पूछा जाए तो वह 7वां रैंक रहा है। मामला समझ में आ गया। 3 से 4 फैक्ट इस टॉपिक पर है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप पीवाईक्यू देखते होंगे, इस बात को आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है कि बहुत कुछ आपसे पूछा जाए। भारत की सीमा सुरक्षा बल है ना, बीएसएफ, ध्यान रखिएगा, पहली महिला स्नाइपर कौन है। क्या लिखा गया है, पहली महिला। तो एक शब्द पहली, इस पर ध्यान दीजिए, और दूसरा महिला। अब समझ रहे हैं, ये टॉपिक 4 स्टार लगाने जैसा हो गया। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहां पर पूछा गया है उनका नाम, लेकिन उससे संबंधित हम लोग कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए, यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश की एक लड़की, वो यहां पर पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं सुमन कुमारी, ठीक है, सुमन कुमारी। यही जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया है। और इंदौर में एक कह सकते हैं कि एक सेंटर है जहां पर सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, यानी कि CSWT कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, CSWT
यानी कि फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंटर स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये कहां पर स्थित है, CSWT इंदौर में, ठीक है, इंदौर बोले तो MP मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से स्नाइपर कोर्स पूरा किया इन्होंने, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जगह से स्नाइपर कोर्स इन्होंने पूरा किया, तो इस यहां पर CSWT इंदौर मध्य प्रदेश। क्या नाम बताया मैंने, सुमन कुमारी। किस विकल्प के साथ चलेंगे, बी, ठीक है। इतनी कुछ कुछ बातें आपको बस ध्यान रखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है BSF को लेकर के ये बातें किया गया है, ये आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरे पर चले, क्या है, बार्ट डी वेवर किस देश के राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, चर्चा में रहा है। अब यहां कंट्री को लेकर के आपको बताना है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जो चर्चा में रहा है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बेल्जियम को लेकर के बात किया गया है, यूरोप, यानी कि डी विकल्प के साथ तो हम जाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ बातें और समझ लीजिए। यह जो है फ्लेमिश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि अगर इनके पार्टी के विषय में लिखा, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखेंगे तो वो NVA ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब फ्लेमिश नेशनलिस्ट पार्टी है ये, ठीक है, उसके नेता है। और फ्लेमिश समुदाय, फ्लेमिश कम्युनिटी जो है, उसकी स्वायत्ता के पक्षधर ये माने जाते हैं। तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि इस किस कम्युनिटी को लेकर के ये आवाज बुलंद करते हैं, वह फ्लेमिश कम्युनिटी को लेकर के। तो बेल्जियम के नेता है, ये आपको ध्यान रखना है। चर्चित व्यक्ति के नाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, आप देखिए लगातार क्या किया जा रहा है कि भारत में स्टार्टअप को लेकर के पहल की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम ला रही है, ताकि कोशिश किया जा रहा है कि रोजगार कैसे सृजन किए जा सकते हैं। आजकल तो देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि वो यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस दिवस को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि स्टार्टअप के प्रति युवाओं को जागरूक किया जा सके, निवेशक को इस ओर आकर्षित किया जा सके, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, 5वें पर चले। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक कुल वाहनों में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हो। यह महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगाइए। ईवी को लेकर के चर्चा लगातार चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के, ठीक है। और भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक कुछ प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अपने देश में चलाएंगे। अब वो प्रतिशत कितना है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले टारगेट के रूप में 2030 तक जो भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के टारगेट की है, वह कहा गया है कि कम से कम हम 30% लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यानी कि हमारे पास जितने भी वाहन हो, जो डीजल अभी से चलता है या पेट्रोल से, इन सब के अलावा 30% वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। तो ये बस ध्यान रखिएगा, 30% 2030 टारगेट रखा गया है। और ये भारत सरकार का लक्ष्य है, किसी स्टेट को लेकर के यहाँ पर बात नहीं किया गया है। वाहन किस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक वाहन होगा, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण को, जो कार्बन एमिशन है, हाँ ये भी पूछा तो जा सकता है कि भाई इसका क्या वजह है, क्यों आप इसको ऐसा चाह रहे हैं। तो कार्बन एमिशन हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे 2070 तक जाकर के हम उसको जीरो कर दें। भारत ने कहा है ना कि हम कार्बन एमिशन जीरो करेंगे 2070 तक, वो हमारी कोशिश है। तो धीरे धीरे आपको छोटे छोटे टारगेट तो बनाने पड़ेंगे। तो 2030 तक आपने कहा कि भाई 30% इलेक्ट्रिक वाहन हम कर देंगे, फिर 40 का बनाओगे, फिर आप थोड़े आगे बनाओगे, और इस तरह से 100% के टारगेट को अचीव किया जाएगा। तो ये भी वजह भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआरए के अनुसार Q1 क्या होता है, क्वार्टर 1। ये जो इस तरह की चीजें हैं आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे, यानी कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026, समझ में आया। इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब अलग अलग इसको समझ लीजिए, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग जैसे साइंस इकोनॉमी का टॉपिक आता है, आप सब परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग मैसेज करने लग जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक से समझिए, आईसीआरए क्या है, एक संस्था है। बस इतना ही जानकारी हमें लेना है, ज्यादा नहीं। अब इसका ये कहना है कि 2026 में और 2000 फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष, ठीक है, वित्त वर्ष हम कहते हैं ना कि कोई एक वित्त वर्ष में इतना जीडीपी रहने वाला है। तो वित्त वर्ष 2026 और 2026 का क्वार्टर 1 कहा गया है। क्वार्टर 1 क्या होता है साथियों, 1 का मतलब क्या है, पहली, सही से समझना है। और क्वार्टर क्या हो गया, तिमाही। समझ में आ रहा है। साल जो है, एक साल कितने माह का होता है, 12 माह क्या होता है।
तो बताइए एक साल के अंतर्गत कितना क्वार्टर होगा? 4 क्वार्टर हो जाएगा ना। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आपको मिल जाएगा। तो 1/4 को अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो आप 4 एक साल को 4 क्वार्टर में आपने डिवाइड कर दिया। तो पहला क्वार्टर यानी कि पहली तिमाही मतलब वित्त वर्ष के शुरुआत का पहले 3 महीना, ठीक है। ये कहा जाए, मैंने ये नहीं कहा कि साल का 3 महीना, मैं जनवरी फरवरी मार्च नहीं कह रहा हूं। ठीक से विकल्प में इस तरह से फंसाया जा सकता है आपको कहा जा रहा है बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, वित्त वर्ष। तो वित्त वर्ष की शुरुआत, अच्छा चलिए कमेंट में ये मुझे बताइए किसी भी वित्त वर्ष की शुरुआत कब से माना जाता है। अगर ये व्यवहारिक समझ भी है, अगर ठीक से आप लोग ध्यान रखेंगे तो ये बताया जाता है, होली के समय में ये सब बहुत चर्चा में आ जाता है। क्या इसके पीछे वजह है बताइएगा कि फाइनेंशियल ईयर अंत कब होता है, शुरुआत कब होता है, ठीक है। उसके आधार पर ये आप समझ जाएंगे। ये कमेंट बॉक्स में बताइए, गलत होगा तो मैं बता दूंगा, पहले आप ट्राई तो करो। यहां पर पहली तिमाही को लेकर के कहा गया है, तो कहा गया है कि आईसीआर ने कहा है कि क्वार्टर 1 यानी कि पहली तिमाही जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का होने वाला है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर कुछ रहने वाली है। तो वो जीडीपी दर कितनी रहने वाली है? क्या 6% रहेगी, 6.5, 7 या 7.4 क्या? और जीडीपी समझते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है। अब इसमें कितना, चलिए अब ये प्रश्न को आप समझ गए अच्छे तरीके से, क्योंकि इस प्रश्न में कई चीजें आपसे पूछा जा सकता था। तो देखिए आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर की जो बात किया है, उसमें कहा है कि देखिए भारत की जो जीडीपी दर होगा वृद्धि, वो 6.7% अनुमानित है। ध्यान रखिएगा 6.7% अनुमानित है। अब जाहिर सी बात है अनुमानित ही होगा ना, आप आगे का बोल रहे हैं तो संभावना ही हो सकता है, श्योर कैसे हो सकता है। तो यहां पर ये चीज समझना है। और एक चीज समझिए, अब ये संस्था मैंने क्या कहा था, ये एक संस्था है आईसीआरए, इसका फुल फॉर्म एक बार लिख के बताएंगे आप लोग। चलिए तो आईसीआरए का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं गलत होगा तो मैं बता दूंगा। अब यहां पर देखिए आईसीआरए ने कहा है, अच्छा एक संस्था जानते हैं जिसका नाम है आरबीआई। क्या करती है आरबीआई? हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, ये रिजर्व बैंक है ना, फॉरेक्स वगैरह रखने का काम ये करती है। आरबीआई भी कई तरह का रिपोर्ट जारी करती है साथियों, जिसमें से आरबीआई भी ये बताती है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, है ना, भारत का जीडीपी दर क्या होने वाला है, वृद्धि दर किसी क्वार्टर में कितना होने वाला है, ये सब। तो आप देखिए यहां तुलनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि आईसीआर ने कितना कहा है और आरबीआई ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 यानी कि पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के लिए एक आंकड़ा दिया था। और वो आंकड़ा मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता, हो सकता है ये ना पूछ के यही पूछ ले। और वो आंकड़ा है 6.5% का। अब देखिए आरबीआई ने क्या कहा कि भारत का जो यहां पर जीडीपी वृद्धि दर होगा क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में, वो 6.5% होगा। आईसीआरए ने इसको देखेंगे तो 0.2% बढ़ा दिया है ना। देखिए 6.7% कर दिया ना, यानी कि इसको ये लगा कि इस समय में भारत में कारोबार करना ज्यादा अनुकूल होगा, तो 0.2% बढ़ाया है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के क्या होगा, आरबीआई ने जो अनुमान दिया है जीडीपी वृद्धि दर का, उससे ज्यादा अधिक अनुमान किसने दिया है? आईसीआरए ने दिया है। तो यह भी पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा नहीं सकता है, पीवाईक्यू में जाके देखिए, इकोनॉमी में ऐसा प्रश्न पूछा गया, इसीलिए इस प्रश्न पे इतना जोर दे रहा हूं कि आसान लग रहा है, थोड़ा ही सा तो इकोनॉमी को घुमाया जाता है कि आप सब गलत करके आ जाते हैं। इकोनॉमी तभी आपका प्रश्न सही होगा जब आप रट्टा मार के नहीं जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन वो तब होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उसको लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के समझो, आप देखेंगे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब कैसे भी तुलनात्मक तरीके से दोनों को दे दे, ये डेटा आपको दे दे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 सब कुछ भी पूछ ले, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये पूछ ले, सब कुछ आप बता दोगे। तो इस टॉपिक से हमने कई सारी चीजें यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, बाकी 2-3 चीजें मैं पूछा हूं आपसे, वो कमेंट करके मुझे बताइए, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए अब पहली बार यहां पर देखिए, पहली बार आ गया तो इसको ऐसे ही टिक लगाइए। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? मैं आऊंगा, प्रश्न पर आऊंगा, उस पर चलेंगे। सबसे पहले इसको यहीं पर ठहर के रुक जाइए कि क्या कहा गया है। क्या कहा गया है? पहली बार। और क्या है यहां पर? बिम्स्टेक। समझ में आ रहा है? अब बिम्स्टेक क्या है? देखिए वे ऑफ बंगाल के आसपास के जो देश हैं
उन लोगों का एक संगठन है जो अर्थव्यवस्था के या तकनीक के चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं ये जो संगीत महोत्सव वगैरह होता है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज की भाषा में कहा जाता है कि कोई भी देश इसके माध्यम से अपना सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्शन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो बिम्स्टेक को लेकर के, अब बिम्स्टेक क्या है आप जानते हैं, एक संगठन हुआ करता है, उसका नाम है सार्क। सार्क के विषय में जानते हैं ना, सार्क में पाकिस्तान भी है और सार्क में पाकिस्तान के होने के वजह से दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सार्क बहुत बेहतर काम नहीं कर सका। भारत ने तमाम कोशिशें की कि इस संगठन को जिंदा रखा जाए, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं हो पाया। तो भारत ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। भाई साउथ एशिया में भारत एक बड़ा देश है, बड़े भाई की भूमिका में है, बल्कि इस जगह को जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसी के नाम से जाना जाता है जगह। तो भारत इस देश के अपने आसपास के देशों पर पकड़ कैसे छोड़ सकता था। तो भारत ने देखा कि पाकिस्तान इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको एक तरह से भारत ने अपनी प्रायोरिटी से थोड़ा साइड कर दिया और ध्यान दे दिया बिम्स्टेक में। और बिम्स्टेक में क्या है, पाकिस्तान है, पहला प्रश्न आ सकता है, नहीं साथियों पाकिस्तान इसमें नहीं है, इसीलिए बिम्स्टेक पर ध्यान दिया गया और कहा गया कि वे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने देश होंगे वो सब इसमें आर्थिक और तकनीकी रूप से साझेदार होंगे, चीजों को लेकर के साझा करेंगे। मामला समझ में आ रहा है बिम्स्टेक को लेकर के। तो सार्क और बिम्स्टेक इसके विषय में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं कि देखिए हिंट मैं दे दिया हूं, आपको यह बताना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। पाकिस्तान नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूं, और बहुत बड़ा हिंट दे दिया हूं, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को ध्यान में रखिए, वही सारे देश इसमें सदस्य हैं। तो इतना बड़ा हिंट दे दिया, और पाकिस्तान नहीं है तो इसको निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं। पहली बार बिम्स्टेक का पारंपरिक जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको लेकर के बात किया जा रहा है। संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बस इतना बता दो वो आयोजन हुआ कहां पर है। तो 2025 में आयोजन हुआ है, एक चीज जान गए आपकी पहली बार, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी कहां पर, नई दिल्ली में हुआ। तो आपको याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आयोजन किया गया। और आपको अगर ध्यान होगा तो आपने यहां पर यह प्रगति मैदान आप देखे हैं, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान में एक जगह है, हालांकि इधर ही तैयार किया गया वो जगह, प्रगति मैदान तो लंबे समय से है। भारत मंडपम नाम सुना है, नाम सुना होगा ना, बहुत चर्चा में रहा था यह जगह। तो भारत मंडपम में ही इसका आयोजन किया गया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है, बिम्स्टेक कई देशों का संगठन है, बिम्स्टेक देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को इसमें प्रदर्शित किया गया था। कहां पर हुआ दोस्तों, नई दिल्ली, भारत। सी मामला समझ में आ गया। तो कुछ भी आए इस टॉपिक पर, हमें उस टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ लेना है कि उस पर कुछ भी कितना भी घुमा के आयोग प्रश्न पूछ दे, हमारे लिए वह बहुत आसान लगना चाहिए। ऐसा हमें यह नहीं होना चाहिए कि यार काश इस टॉपिक को पढ़ाता, थोड़ा और बिम्स्टेक को पढ़ लेते, अच्छा बिम्स्टेक आया, हो सकता है सार्क पूछ दे, सार्क को भी थोड़ा पढ़ लेते। तो यह काश नहीं निकलना चाहिए, पढ़ ही लेना है बस। 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में किस देश ने स्वर्ण पदक जीते। मैं इसको बोलूंगा कि 3 स्टार दे दिए, चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर महिला भी शामिल कर दिया गया, स्वर्ण पदक को लेकर के बात किया गया है। और दूसरी बात देखेंगे तो यहां पर हॉकी का बात किया गया है। होता क्या है ना कि क्रिकेट से प्रश्न देखेंगे तो कम पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से हर बार प्रश्न आता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, ऐसे टॉपिक से प्रश्न रहता है। दरअसल कौन सा कंट्री था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए दोनों ही वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में। यह ध्यान रहेगा। तो साथियों यहां पर जिसकी चर्चा की गई है जिस देश की, वह है अर्जेंटीना। यानी कि किस विकल्प के साथ चलेंगे आप, डी विकल्प के साथ चलते हुए हम लोग नजर आएंगे। अब चलिए कहां पर चलते हैं, 9वें प्रश्न पर। क्या कहा जा रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। देखिए इस तरह के प्रश्न काफी आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के टेनिस वगैरह हो, फुटबॉल हो, शतरंज हो, हॉकी हो, तुरंत ध्यान आपका जाना चाहिए, हमेशा ही रहता है। तो हाल ही में टेनिस स्टार हैं एक इगा स्वियाटेक,
इन्होंने 2025 सिंसिनाटी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। बी विकल्प के साथ चलना है। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि फाइनल में उन्होंने किसको हराया। फाइनल में जो इन्होंने हराया है वह है जैस्मिन पाओलिनी। नाम ध्यान रहेगा, लिख लीजिए, हो सकता है भूल जाए। जैस्मिन पाओलिनी, कई बार ये पूछ लिया जाता है। और यह हार्ड कोर्ट पर उनका पहला खिताब और करियर का अगर देखा जाए तो 24वां टाइटल इनका रहा है। यह भी पूछा जा सकता है। तो कुछ चीजें जो है खेल खिलाड़ी से जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि 2 प्रश्न तक रह सकता है। साइक्लोन 2025 तीसरा संस्करण में भारत ने किस देश के साथ भाग लिया, यह पूछा जा रहा है। यानी कि यहां एक तो हिंट मिल गया आपको कि भारत तो एक है ही, इसके अलावा एक कौन देश है उसका नाम आपको बताना है। और ये क्या है, एक तरह से जैसे ही इस तरह की चीजें आएंगी तो एक आपको जानना है कि ये क्या किस टॉपिक पर बातें की जा रही है। इस प्रश्न से पता चल रहा है नहीं ना, तो वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। भारत के साथ जिस देश ने भाग लिया उसका नाम क्या है, मिस्र। तो पहली चीज ये हो गया, तो यानी कि भारत और मिस्र ने साइक्लोन 2025 के, देखिए कौन से संस्करण की बात किया गया, तीसरा संस्करण में भाग लिया। एक तरह का यह द्विपक्षीय अभ्यास था। किस तरह का अभ्यास था साथियों, यह सैन्य अभ्यास था। क्या था, बस यही चीजें ध्यान रखना है, यह द्विपक्षीय बाइलेटरल। ठीक है, तो ये ए विकल्प मिस्र के साथ हम लोग चलेंगे यहां पर। अब चलिए आखिरी एक प्रश्न है जो आप लोगों को मैं यहां पर दे रहा हूं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। बिहार में खादी आंदोलन को प्रमुखता से फैलाने में किसने योगदान दिया। जयप्रकाश नारायण, मगध रेंज के स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसे प्रश्न में होता क्या है, आप देखेंगे बीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न में आपको हमेशा लगेगा कि एक से अधिक जवाब सही है और इस चक्कर में गलती होता है। तो इसके पहचानने का एक बस फॉर्मूला बता देता हूं, कई दिन में बताया हूं, फिर मैं भी देख रहा हूं कुछ लोग गलती कर रहे हैं, है ना। जानबूझ के ऐसे प्रश्न मैं फिर आपको दे रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है। पहचानने का एक तरीका है इसका, कोई भी ऐसा प्रश्न बीपीएससी में रह जाए बस एक फॉर्मूला लगाइए, पहचान लीजिए कि ये मत देखिए कि क्या उसका मेरिट है प्रश्न का, ये देखिए कि विकल्प क्या है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए कि ये 4 विकल्प में से उस प्रश्न को कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है, कहने का तात्पर्य जो सबसे सही लग रहा है, ठीक है, वही उस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो बस अब इस तरीके से दिमाग को थोड़ा लगाइए और यहां ढूंढ करके बताइए, देखेंगे फिर आपका आसान हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों की संख्या 5 से 10 रहता है 150 क्वेश्चन में, ध्यान रखिए 5 से 10 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं कितना महत्व है। और ये ऐसे ही तरह के प्रश्न रहते हैं, लगेगा कि दोनों 2 सही है 3 सही है और होगा कोई एक ही सही, तो मोस्ट फेवरेट वो आयोग इसी आधार पर चेक भी करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में कितना सही हुआ है ये मुझे कमेंट करके आप लिख करके बताएंगे। 10 में से मतलब कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये आखिरी का जवाब आप लोग देंगे। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, करंट अफेयर्स में आपको और क्या चाहिए, या फिर जो बिहार स्पेशल का सेगमेंट में कर रहा हूं, तो पॉलिटिकल लेक्चर आप तक पहुंच रहा है, उसमें आपको और क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें, डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट रह गया, ये सब मुझे बताते चलिए, ताकि मैं आपके परीक्षा के अनुकूल और लेक्चर को थोड़ा सा आपके आधार पर उसको ढाल सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।